नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते कोरोना से होने वाली मौतों की। बताएंगे आपको किसने की बिहार में दलित वोट साधने की कोशिश। दिखाएंगे आपको अब्बास अंसारी की सीट पर कौन लड़ेगा। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर पीए जनरल की गीदड़ भभकी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मामले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। गिरफ्तार पीएफआई सदस्य मोहम्मद शियाब की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। आतंकवाद से जुड़े मामले में महाराष्ट्र एटीएस की थाने में ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली में कोरोना से 22 साल की महिला की मौत। दिल्ली में एक 22 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई है। बताया गया है कि उसे टीबी, लंग्स डिजीज और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी था। पिछले 24 घंटे में देश में 4 मौतें हो चुकी हैं। इनमें दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल शामिल है। पूर्वोत्तर में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से हुई मौतों का समाचार अत्यंत दुखद है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित है। ईश्वर सभी को रक्षा करे। केंद्र और राज्य सरकारों से अपील है कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े। दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडितों ने कैसे पलायन किया है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के आउटरीच कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित आशीष भट्ट ने कहा कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और दुनिया जानती है कि हमने कैसे पलायन किया है। पूरा भारत जानता है हमने कैसे पलायन किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान ने ड्रोन के साथ भारत के शहरों पर हमला किया। जम्मू में मेरे माता पिता को बहुत तकलीफ हुई, उन्हें छिपकर रहना पड़ा क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें वहां पर थी। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही शंभू मंदिर है, जहां सभी ने सोशल मीडिया पर देखा मिसाइल या विनाश कितना बड़ा होता है। मैं अपने रक्षा बलों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिहार में दलित वोट साधने की कोशिश। बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम पार्टियां जोर पकड़ रही हैं। अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सरगर्मी तेज है। सूबे की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। विकास और मुद्दे की बात सियासी दल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एनडीए एवं महागठबंधन में शामिल दल जातीय समीकरण को भी साधने में लगा है। इसी क्रम में बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय को दलित वोट साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने पर बोली मायावती। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की वापसी और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के फैसले का एक बार फिर से बचाव किया। उन्होंने कहा, पार्टी हित में लोगों पर कार्यवाही करने और पश्चाताप करने पर माफी दिए जाने की परंपरा है। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। साथ ही उम्मीद भी जताई कि आकाश आनंद अपने मकसद में कामयाब होंगे। अब्बास अंसारी की सीट पर कौन लड़ेगा। हेड स्पीच मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, जिसके बाद जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर अब योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस सीट पर उपचुनावों का ऐलान होता है तो उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजभर ने मऊ सीट पर दावा ठोकते हुए कहा कि वो इसे लेकर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। हरिद्वार में गंगा स्नान कर भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर रविवार को उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान किया था। उन्होंने मुख्य स्नान घाट हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मा कुंड में सह परिवार डुबकी लगाई और देश प्रदेश की समृद्धि की कामना की। रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है, यमुना नदी को भी गंगा की तरह स्वच्छ करने का, अविरल और सुंदर बनाया जा सके। गंगा पूजन करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता भावुक हो गई, क्योंकि जब परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उनका अभिनंदन करते हुए गंगा नदी के प्रति उनकी आस्था की सराहना की। महाराष्ट्र एटीएस की थाने में ताबड़तोड़ छापेमारी। महाराष्ट्र एटीएस आतंकवाद से जुड़े एक मामले में थाने में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के ठिकानों में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य साकिब नाचन का घर भी शामिल है, जिससे पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मुलूड बम विस्फोट मामले में सहित 2002-2003 के 2 आतंकी हमलों में दोषी ठहराया गया है। आरोप है कि 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसने कट्टरपंथी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी थी।
जानकारी महाराष्ट्र एटीएस की ओर से दी गई है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में पहला बड़ा आयोजन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया, तो वहीं कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वहां हलचल भी काफी सीमित हो चुकी है। लेकिन अब हमले के कुछ ही दिनों बाद कश्मीर स्थित गादरबल में खीर भवानी मेले के रूप में पहला बड़ा आयोजन किया गया, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए। बाटला हाउस में चलेगा बुलडोजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हमने मामला पढ़ लिया है, फिलहाल हम कोई आदेश नहीं जारी करेंगे, मामला छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। अन्ना यूनिवर्सिटी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में दुष्कर्म मामले में महिला कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। अदालत ने दोषी ज्ञान शेखरन को 30 साल कारावास की सजा सुनाई, तो वहीं 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यहाँ साल 2024 के दिसंबर महीने में यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के साथ कैंपस में ही बिरयानी बेचने वाले शख्स ने दुष्कर्म किया था। जज राज लक्ष्मी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा आज 2 जून को फैसला सुनाया। 4 जून को पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने से ठीक पहले सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद की अहम बैठक 4 जून को शाम 4:30 बजे होगी। पुलिस हिरासत में वांटेड अपराधी को छुड़ाने की कोशिश। राजस्थान के जयपुर में पुलिस के कब्जे में से एक वांटेड अपराधी को छुड़ाने के लिए लोगों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर दिया। इस मौके पर राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाई और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस कस्टडी में आरोपी को छुड़ाने वाले लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, तो वहीं कांस्टेबल के साथ हाथापाई करते हुए उसकी वर्दी भी फाड़ दी। पाक ने चुकाया तुर्की का कर्ज। तुर्की ने भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की हर तरीके से मदद की थी, चाहे वो कूटनीतिक तौर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, पाकिस्तान का बचाव करना हो या उसका सैन्य मदद करना हो। जिसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को भाई भाई कहते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तान ने भी तुर्की का कर्ज उतार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएके जनरल की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान की शीर्ष सैन्य जनरल ने संघर्ष पर काबू पाने के बजाय इसका समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया और आगाह किया कि ऐसा न करने पर संघर्ष विनाशकारी हो सकता है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल साहिर शमसाद मिर्जा ने शनिवार को शाम सिंगापुर में एशिया के प्रमुख रक्षा मंत्री शांग्री ला डायलॉग में ये टिप्पणी की। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।